हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो लेक्चर है अपना आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन वो करेंगे मेटेलिक करैक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेटेलिक करैक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा आज का अपना। तो इसको अपन ने सोल्ट आउट करना है टॉपिक को। इजी है, काफ़ी इजी है। ठीक है, लेकिन वही है कि सबसे पहले अपने को 3D सीरीज़ याद होनी चाहिए। वही 3D सीरीज़। हाँ जी डियर स्टूडेंट, ये अपनी 3D सीरीज़ है और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने। ठीक है, तो जैसे अगर मैं स्कैंडियम की बात करूँ तो 3D में 1 है। ठीक है, तो मेटेलिक करैक्टर और ये दोनों करवाने से पहले है ना, एक मैं सिंपल सी बात पूछ लेता हूँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आज के जो मैं टॉपिक करवाऊँगा आपको वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना आता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डी में 1 है तो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, डी में 2 है तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिना पेयर के, डी में 3 है तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ 5 + 1 टोटल, ये भी अनपेयर है ये भी अनपेयर है, टोटल 6 हो गए भाई। उसके बाद हाँ जी मैग्नीज में 5, क्योंकि एस वाले 2 तो पेयर्ड हैं। अब मेन मुद्दा आता है भाई डी में 6। अब कई बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे कि D6 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कई बच्चे यहाँ 6 लिख देंगे हाँ इसको देख के, लेकिन वो आप इसमें बना सकते थे पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। 3D को बनाओ, 6 इलेक्ट्रॉन भरने आप आने डी में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये अनपेयर थोड़ी ना, ये तो पेयर्ड है। 1 2 3 4, अनपेयर्ड कितने हुए 4। बस यही चीज़ बताना चाहता था आपको। 7 फिलअप करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3, 8 फिलअप करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2। कॉपर में 1 नहीं है बच्चे, यहाँ तो पेयर्ड है और इसमें कोई भी, क्योंकि एस में भी 2 है और डी में भी 10 है तो 0। भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता 3D सीरीज़ के अंदर। ठीक है, 3D सीरीज़ के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन ने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये समझ लो टॉपिक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर, मेटल तो है ही ये सारी डी वाली। मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। बस बात ख़त्म, पता ही लग गया होगा किसका कम है किसका ज़्यादा है। क्रोमियम का ज़्यादा हो जाएगा, जिंक का बिल्कुल ही कम है। पहले बढ़ा फिर घटा, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। उससे पहले आप बात कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है क्या। हाँ भाई, एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देंगे वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हीट करना पड़ता है। जनरली ये हीटिंग एनर्जी है, एक तरह से हीट ऑफ एटमाइजेशन भी कह देते हैं। ठीक है, उसको एटम को मतलब कि एंथैल्पी दी जाती है ये। हाँ भाई, तो क्या था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कि भाई आप है ना एटम को जो कंपाउंड को एनर्जी दोगे तो बॉन्ड टूटेंगे तो वो अलग अलग एटम में डिसोसिएट हो जाएंगे। यानी कि किसी भी कंपाउंड को आप जो एनर्जी दोगे उसको एटम में डिसोसिएट करने के लिए, यानी उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, उनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ताकि वो एटम में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी सेपरेशन ऑफ एटम। एक तरह से कंपाउंड है, उस कंपाउंड से एटम को अलग करना है, तो उसके लिए जो आप एनर्जी दोगे उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। अब भाई देखो सीधी सी बात है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या है, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे।
तो नंबर 1 बात ये है कि बॉन्ड बनाता कौन है? बॉन्ड बनाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों बीच, तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड इन्होंने बनाना है। बॉन्ड किसने बनाना है? जो बॉन्ड प्रिपेयर करना है ना, जो बॉन्ड प्रिपेयर करना है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने करना है। या जो बॉन्ड बनाना है वो किसने बनाना है? जो बॉन्ड का काम करना है वो किसने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने करना है। अब बच्चे ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ध्यान से समझना इस बात को, बिल्कुल ध्यान से, 1 मिनट का टॉपिक रह गया बस। अगर मैं ये बोलूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे। सीधी सी बात है। अगर अनपेयर्ड ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे तो उनको तोड़ना, उस सब्सटेंस को तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा जहाँ बॉन्ड ज़्यादा होंगे? भाई सीधी सी बात है, एक तो आपको एक स्टिक को तोड़ना हो और एक आपको 5 स्टिक इकट्ठी दे दूँ मैं, इसको तोड़ना हो, ये स्टोरी भी है। एक इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल है। तो वही बात है कि अगर बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उस केमिकल सब्सटेंस को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। यानी आप मेटल पढ़ रहे हैं तो यहाँ मेटेलिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे, लेकिन ये मेटेलिक बॉन्ड कब ज़्यादा होंगे? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, यानी कि अपने को यहाँ से क्या शिक्षा मिली? यहाँ से अपने को शिक्षा मिलती है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होगा, और मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा तो एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। यानी कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमोइजेशन है वो भी ज़्यादा होगी। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो बच्चे 6 वाला तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ज़्यादा अनपेयर है तो ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड, तो इसको डिसोशिएट करना, एटम में अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि एक एग्जांपल ले लो, यहाँ 6 बॉन्ड बन जाएंगे, 6 अनपेयर हैं तो यहाँ 1 बनेगा, तो 6 बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। किसके कंपैरिजन में? 1 के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछूं कि हाई एंथैल्पी किसकी होगी, यानी कि सबसे मुश्किल तोड़ना किसको है, सबसे तोड़ना किसको मुश्किल है? यानी कि जिसमें अनपेयर ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें मेटेलिक ज़्यादा होगा, तो क्रोमियम। तो हाईएस्ट जो एंथैल्पी है एटमोइजेशन की वो किसकी है? क्रोमियम की है। ठीक है, आई होप ये बात आप समझे होंगे कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, कि एटम को सेपरेट करना है भाई। ठीक है, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो आप एंथैल्पी दोगे वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। सेपरेट करने के लिए तो आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्ड तो डिपेंड करता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। जहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे, और बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उनको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एंथैल्पी लगेगी। तो यहाँ से क्या ट्रेंड बना? पहले तो बढ़ी ये एंथैल्पी 6 तक, तो फर्स्ट इंक्रीज अप टू क्रोमियम, फिर बाद में क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। बाद में क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज आफ्टर क्रोमियम। मैक्सिमम किसकी होगी? क्रोमियम की होगी। हाईएस्ट किसकी होगी? क्रोमियम की होगी। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, ये लास्ट 0 किस में था? जिंक में था, है ना? 0 किस में था? जिंक में था। आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो जिंक है ये ईजिली इसकी एंथैल्पी बहुत कम है, बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि अनपेयर नहीं है। अनपेयर नहीं है तो मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही वीक बनते हैं, है ही नहीं, मतलब अनपेयर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है तो वो क्यों है? क्योंकि इसमें अनपेयर नहीं है। फिर आप सोचोगे दिमाग में कि अनपेयर नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा? मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेगा अच्छे से। मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेगा तो अगर बॉन्ड ही मतलब कि अगर बने हैं जो भी वो वीक बने हैं तो वीकों को तोड़ना तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए कम एंथैल्पी लगेगी। अब मैं यहाँ इसकी क्रोमियम की बात कर लूँ, यहाँ कितने हैं? 6 अनपेयर हैं, तो 6 के 6 बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड कौन सा बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। अब 6 को तोड़ना तो बड़ा मुश्किल है भाई,
तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये 2 टॉपिक थे अपने यहाँ पर, मेटेलिक बॉन्ड एंड एंथैल्पी ऑफ एटमोइजेशन। तो बच्चे एक छोटा सा रूल बना लिया अपन ने, एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होगी या हाई होगी जहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वहाँ एंथैल्पी भी ज़्यादा लगेगी। तो ये आपने माइंड में रखनी है बात, ठीक है बच्चे। देखो नेक्स्ट है अपना मेल्टिंग पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। मेल्टिंग पॉइंट का सीधा सीधा पॉइंट बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जहाँ जिसमें मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब ज़्यादा होंगे ना, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अच्छा सोचो, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी? जब बॉन्ड ज़्यादा होंगे। बॉन्ड ज़्यादा कब होंगे? मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा कब होंगे? सोचो, अभी करवाया है मैंने। मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा कब होंगे? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। बच्चे सोचो कि अनपेयर ज़्यादा हुए, मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। अब याद कर लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में 6 थे, सबसे ज़्यादा थे, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ये देखो इसी का है। 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली। ये Mn का ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो गया। ये क्यों है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार ये देखो कि ये किस पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट? मेटेलिक बॉन्ड पे। मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। अनपेयर बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, सीधा रिलेशन बना लो। अनपेयर बढ़ रहे थे भाई शुरू में, देखा होगा आपने पिछला ट्रेंड, देख सकते हो बैक कर जाके वीडियो में। तो ये क्रोमियम तक बढ़ा, फिर बाद में डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ अब नॉर्मल आ रहा है कुछ ग्राफ, ये एकदम से ज़्यादा ही नीचे चला गया, Mn एबनॉर्मली लो। और ये पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Mn का डीप क्यों है मेल्टिंग पॉइंट, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका रीज़न मैं आपको दे देता हूँ। बच्चे इसके पीछे कारण क्या देखो, Mn का फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे आंसर दोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 18 4s2 3d5, ठीक है। तो इसका डीप में क्यों चला गया वो रीज़न दे रहा हूँ। डीप में इसलिए चला गया, देखो बहुत कम चला गया इसका तो, क्योंकि देखो ये कहता मैं तो फुल फील्ड हूँ, ये कहता मैं हाफ फील्ड हूँ, ठीक है। मेन तो इसी का मुद्दा है, ये हाफ फील्ड है, तो फिर मैं क्या करूँ? हाफ फील्ड है तो ये ट्रेंड आएगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड होती है, फुल फील्ड के बाद हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी बच्चे स्टेबिलिटी ज़्यादा है कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इस स्टेबिलिटी के कारण क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ये, ठीक है ना। स्टेबिलिटी, तो ये रीज़न क्यों, ये डीप में क्यों गया? क्योंकि भैया ये स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अच्छे से। अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी फिर? अगर बॉन्ड ही वीक रहेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी तो वीक रहेगा। अगर बॉन्ड जो मेटेलिक बॉन्ड है अगर वो वीक बनेगा, बॉन्ड ही वीक है तो उसको तोड़ना आसान है तो अगर तोड़ना आसान है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? लो रहेगा। अब आपको वीक क्यों है? वीक इसलिए है भैया क्योंकि वो है ना स्टेबल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्टेबल होता है ना वो रिएक्टिव नहीं होता। ये बात आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक ध्यान में रखो, जो स्टेबल है ना कॉन्फ़िगरेशन जिसकी, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन, अगर प्रॉपर लैंग्वेज में बोलूँ, अगर इसकी मैं प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करूँ तो ये लेस डीलोकलाइज्ड होंगे, यानी ये स्टेबल होंगे, ये अपने में ही रहेंगे, ये नहीं ज़्यादा बॉन्ड वगैरह बनाएंगे कि 5 अनपेयर हैं तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाएंगे, नहीं। ये कहते हैं हम स्टेबल हैं तो वीकली अटैच होते हैं, वीकली अटैच होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड भी वीक बनेगा, और बॉन्ड वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। तो इसका मैं प्रॉपर रीज़न दे देता हूँ, प्रॉपर आंसर लिख देता हूँ कि आपने कैसे पेपर में लिखना है। हाँ जी बच्चों, Mn हैज़ ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक हाफ फील्ड है और दूसरी क्या है? फुल फील्ड है। उससे क्या होगा, जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली हेल्ड होंगे न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस ने पकड़ रखा होगा क्योंकि वो हाफ फील्ड और स्टेबिलिटी है ना इसके कारण, तो वो डीलोकलाइज नहीं करेंगे, यानी कि बॉन्डिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिससे मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएगा? उनका वीक हो जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? लो आएगा, इसलिए इसका डीप आता है, ठीक है। तो क्या था ट्रेंड फिर से सुन लो,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए पहले इंक्रीज़ होता है कहाँ तक, अप टू क्रोमियम, फिर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन Mn का बीच में डीप जाता है, डीप क्यों जाता है उसका रीज़न ये रहा। तो यहाँ तक आपने करना है आज। ओके भाई।